हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो है वह महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर आप इसको देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, आप लोगों को तो यह पता ही होगा कि यह जो लाइन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यह जो लिखने वाले थे वह थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। जी हाँ दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ही कहा था जो है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इसमें जो है इस वीडियो में हमने जो है वह सेलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है। इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही प्रश्न शामिल किया है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, यह शब्द जो कहे थे 14 अगस्त 1947 की रात को, वह आपके कहने वाले थे। वह किसने कहा था? तो वह जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक थे वह वी.डी. सावरकर थे। जी हाँ दोस्तों, किसने लिखा था इसको? तो वी.डी. सावरकर ने इसकी रचना की थी। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। तो दोस्तों, यह जो वीडियो है इसमें हमने स्पेशली जो क्वेश्चन को टारगेट किया है वह कथन हो गया, और जो पुस्तक है उसको टारगेट किया है। तो क्योंकि इससे प्रश्न 1 या 2 नंबर का आपके एग्जाम में 100% आता है। टीआरई 1 में भी था, टीआरई 2 में भी था, और टीआरई 3 में भी आपका आया था। तो इसलिए हमने पहले यही करवा रहे हैं आपको, जो कथन वगैरह हैं, उसके अलावा जो लेखक वगैरह जो पुस्तकें वगैरह हैं उसको करवा देंगे। तो यह प्रश्न जो है कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है, यह कहने वाले जो थे वह महात्मा गांधी जी थे। जी हाँ दोस्तों, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि यह विचार किसने विकसित किया था कि जो साधन है यही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, तो यह आपका सही आंसर है महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने इसको भी कहा था। अगला है, किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह भी कहने वाले आपके मोहनदास करमचंद गांधी जी थे। तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसको जाना जाता है। यह प्रश्न बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है और यह कई बार पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें भारतीय बिस्मार्क के रूप में, तो वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को जो है कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से बिस्मार्क द्वारा जो है वह जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनके द्वारा जो भारतीय रियासतें थीं उनको भारत में सम्मिलित किए जाने के कारण जो है कि इनको भारतीय बिस्मार्क कहा जाता था। और इन्हीं के कारण जो है कि जो जितनी विदेशी रियासतें थी वह भारत में उनका विलय हुआ था, तो इसलिए इनको बिस्मार्क बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से
किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? यह भी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है और यह प्रश्न भी बीपीएससी में पूछा गया था कि भारत में जो है कि किस कांग्रेसी नेता को महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो वह आपके थे दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था और यह जो है कि प्रथम भारतीय थे जिन्हें जो है वो 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। जी हाँ दोस्तों, यह इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा कि प्रथम भारतीय कौन थे जिनको जो है कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। तो वह चुना गया था, वह आपका किसको चुना गया था? तो वह चुना गया था आपका दादा भाई नौरोजी को। क्या चुना गया था? तो ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में सम्माननीय बुजुर्ग के नाम से विख्यात कौन है? तो अभी आपको बताया कि दादा भाई नौरोजी हैं। इनको जो है कि इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको कि हिंदी में धन का अपवाहन सिद्धांत बोलते हैं। तो इसको भी यही प्रस्तुत करने वाले थे और उसमें उन्होंने यही कहा था कि किस तरह से अंग्रेज जो है वह भारतीय धन को लूट करके ले जा रहे हैं, उसमें बताया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए, अगर हम बात करें तो भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले पहले व्यक्ति थे वह आपके दादा भाई नौरोजी जी थे। जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जी ने ही भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखिए, वही प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश संसद का सदस्य बने थे, हाउस ऑफ कॉमन्स का। तो दोस्तों, इसलिए हमने प्रश्नों को बना दिया इससे, क्योंकि इनसे बहुत बार प्रश्न पूछता है। टीआरई 1 में भी आया था, टीआरई 2 में भी इनसे प्रश्न था। तो इसलिए हमने इनसे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सबको जो है कि बना दिया। देखिए, यह भी प्रश्न आपका उन्हीं से है, दादा भाई नौरोजी से है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय तो दादा भाई नौरोजी जी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति की अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो संपत्ति के अपवाहन का जो सिद्धांत है वह दादा भाई नौरोजी जी ने ही बताया था कि किस तरह से इंडिया से जो पैसा है वह आपका ब्रिटेन में जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए, अगर हम बात करें भारत में जो है कि आर्थिक अपवाह का जो सिद्धांत है उसको जो प्रस्तुत करने वाले आपके थे वह दादा भाई नौरोजी जी थे। जी हाँ दोस्तों, किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी जी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो यह प्रश्न आपका है इसको आपको जो है कि सुमेलित करना है। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं अब्दुल गफ्फार खान को। जी हाँ दोस्तों, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो पहले का 5वां हो जाएगा। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन गलत हो गया, उसके अलावा सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, या तो बी वाला सही होगा या तो डी वाला सही होगा। तो अगला देख लेते हैं। इसमें है सिद्धांत जो है कि अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, सीमांत गांधी। अगला है भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति। तो देखिए, अगर हम बात करें तो भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति किसको कहा जाता है? तो यह आपका दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो बी वाले का 3 हो जाएगा। तो बी में भी 3 है, यहाँ पर भी बी में 3 है। अगला सी जो है कि महामना किसको कहा जाता है? तो देखिए, महामना की उपाधि से जिनको कहा जाता है वह कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को। जी हाँ दोस्तों, मदन मोहन मालवीय को जो है कि महामना कहा जाता है। तो इनको आप याद रखिएगा। तो सी वाला 1 के साथ जाएगा और डी वाला आपका क्या हो जाएगा? डी वाला जो है कि भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो वह आपका कहते हैं वल्लभ भाई पटेल को। जी हाँ दोस्तों, किसको बोलते हैं? तो वल्लभ भाई पटेल को जो है
भारत का लौह पुरुष बोलते हैं। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही जो है कि आंसर है, ए का 5 है। सीमांत गांधी आपका अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। महामना जो है कि जाना जाता है मदन मोहन मालवीय को। और भारत का लौह पुरुष जो है वो वल्लभ भाई पटेल को। तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी को माना जाता है। तो गांधी जी को क्या माना जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें तो गांधी जी को जो है वह एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी को क्या माना जाता है? क्योंकि गांधी जी को जो है कि वह दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है, क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। और उनका कहना था कि इस प्रकार से राज्य के प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है और उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। क्योंकि राज्य ही नहीं होगा तो वे चाहते थे कि जो सुधार हो सब भीतर से हो, और वे नहीं चाहते थे कि बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए। तो इसलिए इनको दार्शनिक अराजकतावादी बोला जाता है। तो इसलिए आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यह सभी प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे व्यक्ति और ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई व्यक्ति आदमी कभी इस धरती पर चला गया था। तो देखिए अगर हम बात करें तो जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी तो ऐसा कहने वाला कौन था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती से चला गया था? तो वह कहे थे अल्बर्ट आइंस्टीन ने। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा कहा था। अगला है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? तो देखिए अगर हम बात करें अर्धनग्न फकीर की तो ऐसा जो कहने वाला था वह चर्चिल था। जी हाँ दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने जो है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो इनको याद रखिएगा। अगला है कि करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो देखिए अगर हम बात करें कि करेंगे या मरेंगे जो नारा दिया था गांधी जी ने, यह दिया था 1942 में जो उनका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसमें जो है कि गांधी जी ने यह कहा था कि करो या मरो का नारा दिया था कि अब यही समय है, लास्ट समय, इसमें कुछ कर लो या मर जाओ। तो ऐसा कहने वाले जब गांधी जी थे वह भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो यह 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनसे जो है कि गांधी जी से प्रश्न पूछता रहता है, बहुत बार प्रश्न पूछा है, तो इनको आप याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में आपका पूना पैक्ट हुआ था। और आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। वहीं पर दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी पूछ लेता है कि चंपारण जो आंदोलन हुआ था, नील आंदोलन, 1917 में हुआ था। और दोस्तों पूछा जाए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब से स्टार्ट किया था, तो वह आपका स्टार्ट किया था 1920 से। दोस्तों जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताता हूँ उसको आप नोट करते चला करिए, जिससे कि जो है कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। और नोट किए रहेंगे तो आप जो है कि कॉपी देख करके जल्दी से रिवीजन भी कर लेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो देखिए अगर हम बात करें तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो देने वाले थे वह आपके भगत सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। और दोस्तों पूछ लेता है अगर आपसे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा किसने था, तो इसको लिखने वाले हजरत मोहानी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था?
तो देखिए इसको कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो इसको जो देने वाले थे वह स्वामी दयानंद सरस्वती थे। जी हाँ दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है वह वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान, यहाँ पर प्रसिद्ध होगा, असिद्ध लिखा है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक या संपादक कौन था। तो देखिए अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान जो केसरी का संपादन करने वाले थे वह आपके कौन थे, तो वह थे लोकमान्य तिलक। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने जो है वह केसरी नामक जो है कि पत्रिका का संपादन किया था और उन्होंने मराठा नामक पत्रिका का भी संपादन किया था। और जो मराठा पत्रिका थी वह अंग्रेजी में छपती थी और जो केसरी पत्रिका थी वह मराठी में छपती थी। तो इसको आप याद रखिएगा, केसरी किस में छपती थी तो मराठी में, और जो मराठा पत्रिका थी वह अंग्रेजी में छपती थी। इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है कि सोचते हैं मराठी है तो मराठा में छपेगी, केसरी आपका अंग्रेजी में, तो ऐसा नहीं था। और दोस्तों पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है वह आपका 1 अगस्त 1920 को हो गई थी और उसी दिन से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो देखिए अगर हम बात करें भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन था वह था आपका चार्ल्स विल्किंस। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स विल्किंस ने जो है यह भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कब किया था तो 1785 ईस्वी में इसने किया था। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो देखिए अगर हम बात करें गांधी जी के बारे में तो इन्होंने जो है वह भगवत गीता को अपनी माता कहा था। जी हाँ दोस्तों, भगवत गीता को इन्होंने अपनी माता कहा था, तो इनको याद रखिएगा। और दोस्तों पूछा जाता है कि गांधी जी जो है कि यह भारत कब वापस आए थे, तो गांधी जी जो है कि यह आपका जनवरी में 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटे थे 9 जनवरी को। और उसी दिन जो है कि प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो पूछा जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और किस सन में वापस आए थे, तो इसको आप याद रखिएगा, 1915 ईस्वी में वह वापस आए थे इंडिया। और कब से जो है कि प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो 2003 से जो है कि हम लोग हर साल 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि गांधी जी के जो है कि राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 ईस्वी में उन्होंने जो है वह आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका उन्होंने जो है कि अध्यक्षता भी किया था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यह आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आप डेली जो है कि आपको एक क्लास लेकर के आएंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जिससे कि जब तक आपका एग्ज़ाम हो तब तक एक आप अच्छी तैयारी कर सकें। चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।